हमने थर्ड चैप्टर तकरीबन पढ़ लिया है। इसमें चंद एक बातें हैं जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो हमने मीडियन पढ़ा था, देखा था। उसमें हम डाटा को अरेंज करके उसमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, और जो मिडल वैल्यू होती थी वो मीडियन कहलाती थी। यानी डाटे को पहले अरेंज कर देते, फिर जो सेंटर पे वैल्यू आती थी वो मीडियन होता था। और अगर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन होती थी तो 2 मिडल वैल्यूज़ का मीन ले लेते थे तो मीडियन निकल आता था। अब अगर सेट ऑफ अरेंज डाटा को हमने दो से ज़्यादा पार्ट्स में हमने डिवाइड करना हो, मसलन 3 पार्ट्स में अगर सेट ऑफ डाटा को आपने अरेंज करना है तो उसको मीडियन नहीं कहेंगे, क्वार्टाइल्स कहेंगे। कि क्वार्टाइल्स डिवाइड द गिवन सेट ऑफ अरेंज डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर गिवन सेट ऑफ अरेंज कह रहा हूँ मैं, बात आप बता रहा हूँ आपको, क्या अरेंज डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो उनको हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं। और ये 3 होते हैं क्वार्टाइल्स, Q1, Q2 एंड Q3। क्वार्टाइल्स 3 होते हैं और वो डिवाइड करते हैं गिवन सेट ऑफ अरेंज डाटा को 4 इक्वल पार्ट्स में। Q1 से स्मॉलर 25% वैल्यूज़ होंगी, Q2 से स्मॉलर 50% और ग्रेटर भी 50%। इसका मतलब है Q2 जो है मीडियन के इक्वल होता है। इस तरह से Q3 से स्मॉलर 75% और Q3 से लार्जर 25% वैल्यूज़ होंगी। क्वार्टाइल्स डिवाइड द गिवन सेट ऑफ अरेंज डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक, और इनको हम कैसे जाहिर करते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। और ये नज़र आ रहा है आपको डायग्राम बनी हुई है कि इसमें 4 टुकड़े बने हुए हैं लाइन के। अच्छा, अब इसके बाद क्वार्टाइल्स के बाद जो आता है वो डिसाइल्स होते हैं। डिसाइल्स जो हैं डिवाइड द गिवन सेट ऑफ अरेंज डाटा इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। क्वार्टाइल्स में कितने, 3 इक्वल पार्ट्स, मीडियन में 2 इक्वल पार्ट्स, डिसाइल्स में 10 इक्वल पार्ट्स। तो इनको हम डी से डिनोट करेंगे। D1 फर्स्ट डिसाइल होगा, D2, D3 अप टू D9, और 10 पार्ट्स बन जाएंगे। हर एक में 10% वैल्यूज़ आएंगी। तो D5 जो होता है वो मीडियन के इक्वल होता है, यानी Q2 के इक्वल होगा। ठीक, अच्छा, इसके बाद परसेंटाइल्स हैं। परसेंटाइल्स परसेंट से है, इसमें 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। गिवन सेट ऑफ अरेंज डाटा इज़ डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इसको हम डिनोट करेंगे P1, P2 अप टू P99। एक P1 में 1%, P2 में 2% वैल्यूज़ आ जाएंगी उससे स्मॉलर, P3 में 3% स्मॉलर आ जाएंगी, 97% ग्रेटर आ जाएंगी। तो P50 जो है मीडियन के इक्वल होगा, या कह दें Q2 के इक्वल होगा। इस तरह से P25 Q1 के इक्वल होगा, P75 Q3 के इक्वल होगा। तो ये डेफिनेशनें आ सकती हैं क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल्स की, और इसमें मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया है कि P25 Q1 के इक्वल होता है, P50 D5 के इक्वल होगा, या Q2 के इक्वल होगा, P75 Q3 के इक्वल होगा, P60 D6 के इक्वल होगा, P70 D7 के इक्वल होगा। तो ये बातें आपने याद करनी है। उसके बाद आप देखें कि आपको मैंने जो है वो करवाया था, ये मैं प्रॉपर्टीज़ और अरिथमेटिक मीन की करवाई हुई हैं, डेफिनेशनें करवाई हुई हैं, उनसे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात भी आगे चैप्टर में हम जाके फोर्थ में पढ़ेंगे। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, कर्टोसिस वगैरह। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो, नोट दैट में पॉइंट्स मैंने चंद एक लिखे हैं, ये आपने पढ़ने हैं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल हो तो उसका मीन, मीडियन और मोड तीनों का आंसर इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीन 50 है तो मीडियन का जवाब भी 50 होगा, मोड का जवाब भी 50 होगा। अगर मीन 100 है तो मीडियन का जवाब भी 100 होगा, मोड का जवाब भी 100 होगा। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन, मोड तीनों का आंसर बराबर होता है। नंबर 2, अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड हो तो उसमें मीन का आंसर बड़ा होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव स्क्यूड हो तो मीन का आंसर बड़ा होगा, मीडियन उससे छोटा होगा और मोड सबसे छोटा होगा। और अगर नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन
नेगेटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर ये उलट हो जाता है, मोड का आंसर सबसे बड़ा होता है और मीन सबसे छोटा हो जाता है और मीडियन सेंटर में आता है। अब फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी है ये अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। इसके नीचे फिफ्थ नंबर पे जो है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है सवाल है कि समेशन एक्स मनफी 10 इज इक्वल टू 25 है, समेशन एक्स मनफी 15 इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 19। अब इसमें मीन बताना है कि मीन की वैल्यू क्या होगी। ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। अब देखिए दूसरे में जो है सम ऑफ डेविएशन ज़ीरो है, तो ये वाली प्रॉपर्टी से अगर हम कंपेयर करें ऊपर वाली प्रॉपर्टी के साथ लिखी हुई जो है तो एक्स बार की जगह पे 15 आ रहा है, तो इसमें मीन इसलिए एक्स बार 15 होगा। अच्छा, इसके बाद एक और प्रॉपर्टी भी है इस मीन की कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर मीन इज़ ज़ीरो। अब नीचे देखें समेशन एक्स मनफी 10 का स्क्वायर 57 लिखा हुआ है, समेशन एक्स माइनस 15 का स्क्वायर 29 है और समेशन एक्स मनफी 17 का स्क्वायर 60 है। अब देखें सबसे छोटा आंसर 29 आता है, ये स्क्वायर डेविएशन का सम है, तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन मिनिमम होता है, तो अब मिनिमम इसमें 29 है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स बार का जवाब क्या होगा 15। अच्छा जी, मीन आगे सेवन्थ जो है नंबर पे देखें कि मीन, ये भी मीन की प्रॉपर्टी है, मीन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है पहले। अगर मीन गिवन वैल्यूज़ में कोई कांस्टेंट वैल्यू जमा हम करते थे तो मीन में वही वैल्यू प्लस हो जाती है, मीन इंक्रीज़ हो जाता है, और अगर माइनस करेंगे तो मीन डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ज़रब देंगे तो मीन से वही वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मीन भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है मीन चेंज हो जाता है, फिक्स नहीं रहता, वही नहीं रहता जो पहले वैल्यूज़ का था। इसलिए अगर जमा करने से माइनस करने से चेंज होता है तो उसको कहते हैं मीन इज़ डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन या इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। और मल्टीप्लाई डिवाइड करने से भी चेंज होता है, तो इसका मतलब है मीन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। अच्छा, इसके बाद 8th नंबर पे देखें सूटेबल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो मीडियन और मोड जो होते हैं ये क्वालिटेटिव डाटा के लिए निकाले जा सकते हैं। मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन सिर्फ न्यूमेरिकल डाटा के लिए निकलता है। तो अगर आपका डाटा क्वालिटेटिव हो तो उसके लिए मीडियन और मोड सूटेबल एवरेजेस होती हैं। और अगर 9th नंबर पे देखें रेट्स एंड रेशियोज़ के सवाल हों तो इसके लिए आपके पास ज्योमेट्रिक मीन यानी परसेंटेज वगैरह हों तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन्स आप कैलकुलेट करते हैं। 10 नंबर पे देखें कि ज्योमेट्रिक मीन इज़ ज़ीरो इफ़ एटलीस्ट वन वैल्यू इज़ ज़ीरो, क्योंकि हम ज्योमेट्रिक मीन में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कोई एक वैल्यू भी ज़ीरो होगी तो मल्टीप्लाई करने से उनका प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन ज़ीरो आएगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन इज़ नॉट पॉसिबल। ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन में ये बात आपने पढ़ी थी कि अगर कोई वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलता, इसलिए वो पॉसिबल ही नहीं होता। ज्योमेट्रिक मीन के लिए सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात नेक्स्ट 12 नंबर पे देखें, इसलिए हार्मोनिक मीन में भी यही बात है कि अगर कोई वैल्यू ज़ीरो हो तो उसमें हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो उन वैल्यूज़ का हार्मोनिक मीन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो अनडिफाइंड है। 1 डिवाइडेड बाई ज़ीरो आपके पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इसलिए उसका ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन नहीं निकाला जा सकता। हार्मोनिक मीन के लिए जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनमें कोई वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, और ज्योमेट्रिक मीन में कोई वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर कोई वैल्यू ज़ीरो है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन ज़ीरो होगा, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन हम क्या कहेंगे, इज़ नॉट पॉसिबल। और इस तरह से अगर कोई वैल्यू ज़ीरो है तो उसका हार्मोनिक मीन भी नहीं निकाला जा सकता। नंबर 13 पे देखें रिलेशनशिप बिटवीन हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन है। अगर आपको अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों दी गई हों तो उसमें आप देखेंगे कि अरिथमेटिक मीन का आंसर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन होता है, और तीसरे नंबर पे सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है। देखिए आप एग्जांपल इसकी देख लें, 3 वैल्यू दी हुई हैं 50, 45 एंड 39। तो अब अगर इसमें हम पूछें
आपसे कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो वो 50 होगा। उसके बाद हार्मोनिक मीन क्या होगा, 39 होगा, क्योंकि हार्मोनिक मीन सबसे छोटा है होता है, और ज्योमेट्रिक मीन 45 होगा। 14 नंबर पे है व्हाट इज़ द मोड ऑफ द वैल्यूज़। अच्छा, अब इसमें देखें कि मोड क्या होगा, तो इसमें 0 2 दफ़ा आया है, तो इसलिए मोड इसका क्या होगा, 0 होगा। नंबर 15 पे देखें कि मोड आपने निकालना है, सारी वैल्यूज़ 2 2 दफ़ा हैं, 7 भी 2 दफ़ा, 6 भी 2 दफ़ा, 9 भी 2 दफ़ा और 8 भी 2 दफ़ा, तो इसका मोड क्या होगा, नो मोड। फाइंड मोड इफ़ मीन 50 है, मीडियन 45 है, तो इसमें फार्मूला हम लिखेंगे मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन, और वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोड का आंसर 35 निकल आएगा। अब 17 नंबर पे देखें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 है, तो y बार हो जाएगा एक्स बार माइनस 4, तो x बार का आंसर 10 है, तो x बार में से 4 माइनस हो जाएगा तो 6 y बार आ जाएगा। इसका मतलब है ऊपर हमने पढ़ा था कि मीन इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, यानी अगर गिवन वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू आप माइनस करेंगे तो मीन में वही वैल्यू माइनस हो जाएगी। पहले मीन कितना था, 10, अब मीन कितना आ जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से 18 पे देखें कि y इज इक्वल टू 3x है, कि x की वैल्यूज़ को 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन 3 था, नया मीन जो निकलेगा वो 30 निकलेगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, आप 19 में देखें y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है, तो y बार इज इक्वल टू हो जाएगा 4x बार प्लस 5, यानी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 उसमें प्लस हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो y x बार इसमें 20 लिखा हुआ है, तो अब ये 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 80 प्लस 5 किया, तो 85 इसका मीन निकल आएगा। तो आप ये जो है शार्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी ये आ सकता है, तो इसलिए इसको आपने पढ़ना। ओके।